हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गुरु मंत्रा स्टडी चैनल। 10th क्लास आपके लिए ये बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि अब मैं जो भी चैप्टर की रैपिड रिवीजन लेकर आ रही हूँ या फिर वन शॉट रिवीजन लेकर आ रही हूँ, उसके बाद लेकर आने वाली हूँ आपके लिए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्यों जरूरी हैं? क्योंकि आपके पेपर के अंदर आते हैं 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इनको बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं तो फिर आप सोशल स्टडीज में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके कारण क्या है, आपके मार्क्स हैं वो कम रह जाते हैं। तो उस तैयारी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि हर चैप्टर से एमसीक्यूज को बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। यानी कि पिछली जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी पॉलिटिकल पार्टी, उसमें से एमसीक्यूज हैं, बहुत बेहतरीन है। यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी ऐसी क्लास। तो ये सीरीज मैं आपकी स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर वाइज। पहले तो मैं चैप्टर को पढ़ाने वाली हूँ, फिर उसके बाद एमसीक्यूज लेकर आने वाली हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर पाए। देखिए कैसे। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारा चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। Which one of the following facilities is offered by the election commission to the recognized political party? Recognize क्या होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता मिली होती है वो क्या कहलाती है? रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या प्रोवाइड करता है। अब देखो, पार्टी नेम, इलेक्शन फंड्स, इलेक्शन सिंबल्स और मैनिफेस्टो, ये इसका ऑप्शन आपका आंसर। आप एक बार सोचें और फिर मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। देखो क्या कि आपका जो ये है इलेक्शन कमीशन होता है, उसके कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या करता है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को कराने का काम करता है, उनको कंडक्ट कराने की डेट प्रोवाइड करता है, उसको कंडक्ट कराने के बाद फिर उसका रिजल्ट उनको देता है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो इलेक्शन सिंबल देने का काम भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन तीन ऑप्शन को भी और ध्यान से सुने क्या है। पार्टी नेम, कोई भी पार्टी बनाई जाती है तो उसी के मेंबर जो होते हैं वही पार्टी का नाम दे देते हैं। इलेक्शन फंड वो खुद इकट्ठा करते हैं। और मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो अपना एजेंडा लेकर आती है कि हम आने वाले 5 सालों में करने क्या वाले हैं, तो वो होता है मैनिफेस्टो। तो इन सभी कामों को तो खुद पॉलिटिकल पार्टी करती है, और इलेक्शन सिंबल देने का काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अगला देखो, विच ऑफ दीज पार्टी हैज द नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आपकी नेशनल लेवल की मानी जाती है? तो आपके पास क्या ऑप्शन है? समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, नन ऑफ अबव। अब इसमें से क्या रहेगा? इसमें से आपका ऑप्शन रहेगा नन ऑफ द अबव। अब देखो, समाजवादी पार्टी एक लोकल लेवल पर काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है जो कि आपको रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देखी जाती है। तेलुगु देशम तेलंगाना जैसे आप सुनते हो, तो इस तरीके से वहां पर तेलुगु देशम, राष्ट्रीय जनता दल ये भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो नन ऑफ द अबव, इसमें से आंसर आपका रहेगा नन ऑफ द अबव। क्या रहेगा कि इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैसी पार्टी नहीं है? नेशनल पार्टी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल पार्टी? इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है? अब क्या है आपके, समाजवादी पार्टी ऑप्शन देखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल, या फिर बहुजन समाज पार्टी। तो इसका आंसर आपका रहेगा बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी आपकी क्या है? आपकी एक नेशनल पार्टी है। क्या है? नेशनल पार्टी।
और बाकी ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है जो कि नेशनल लेवल पर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते। आपने सुना होगा 543 सीट्स पर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है तो वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। उनमें से ये है कौन सी? बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखें क्योंकि जो ये डेटा है ये अपडेट होता रहता है। आपकी बुक पुरानी हो सकती है तो उसमें कुछ और पॉलिटिकल पार्टी के, ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के नेम आपको मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो को देख लेना है जिसमें मैंने 6 पॉलिटिकल पार्टी एट प्रेजेंट जो आपको बताई हैं उसमें सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार उनको जरूर देखें। अगर ये क्वेश्चन आए कि एट प्रेजेंट हमारे देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितनी है, वो 6 हैं और उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो वन शॉर्ट रिवीजन में मैंने ये सभी बातें वहां पर पढ़ा रखी हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि इसका सॉल्यूशन आप अच्छे तरीके से कर पाए। अगला देखें, When and under whose leadership was the बहुजन समाज पार्टी BSP। अब इन्होंने पूछ लिया कि जो BSP है उसकी फॉर्मेशन किसके सानिध्य में हुई थी, यानी कि किसने इसकी फॉर्मेशन की थी। तो अब ये आपका ऑप्शन रहेगा 1984 काशीराम। सीधा याद करना है क्योंकि ये फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स को क्या होता है कि सीधा ऐसे के ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि काशीराम की लीडरशिप के अंडर क्या हुआ था, बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया था। काशीराम। आगे देखें, गिव द मीनिंग ऑफ अलायंस। अलायंस का मतलब होता है जोड़ना, एक साथ लेकर आना, जोड़ना या फिर एक साथ लेकर आना, दैट्स कॉल्ड अलायंस। अब अलायंस का मतलब क्या होता है, ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। कई बार ऐसा होता है बेटे कि आप ऑप्शंस को पढ़ते हो, एक दो शब्द को देखते हो तो ऐसा लगता है कि यही आंसर रहने वाला है, लेकिन बहुत ध्यान के साथ ऑप्शंस को पढ़ना है फिर आपको आंसर देना है। देखो क्या है, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट ये पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है। ये कह रहे हैं कि दोनों एक साथ मिलकर आती हैं तो और गवर्नमेंट बनाती है, तो क्या कहलाएगा, अलायंस कहलाएगा, पहला ऑप्शन। व्हेन द स्टेट एंड द नेशनल पार्टी टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। और दूसरा ऑप्शन इन्होंने क्या कहा कि जब स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी एक साथ आकर जब गवर्नमेंट बनाती हैं तो क्या तब अलायंस कहलाता है। ये फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है, और 2 पार्टी टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट। अब ये फर्स्ट ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा था तो इसमें ये कह रहे हैं कि 2 पार्टी आकर एक साथ मिले और गवर्नमेंट बनाए। देखने में लग भी ये भी ऐसा ही रहा है कि आंसर हो सकता है, लेकिन और बेहतर एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकती है। when the several party in a multi-party system join for the purpose of the contesting elections and the winning power। ये इसकी सही डेफिनेशन रहेगी। अलायंस का मतलब क्या होता है, जब किसी देश में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। कहने का मतलब क्या है, किसी देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और वो एक साथ आती है, इलेक्शन लड़ती हैं और क्या करती हैं, इलेक्शन को जीतती हैं, दैट्स कॉल्ड अलायंस। वो अलायंस कहलाता है। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा, डी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, पहले बेटे आप इसको खुद करके देखेंगे, फिर उसके बाद फिर क्या है, आप ये देखें कि हमारा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बहुत जरूरी है कि आप पिछली वीडियोस को देखें, क्लियर करें कि हमारा जो चैप्टर क्लियर है या नहीं। वन शॉर्ट रिवीजन देखने के बाद एक बार चैप्टर को दोबारा बुक में से पढ़ें ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। अगर आप 80 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो उस अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखो, Who among the following recognize the political party in India। यानी कि इंडिया के अंदर जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको ये देना कि सिंबल देना कि आप एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी हो। इस काम को करने वाला कौन होता है, इस काम को करने वाला होता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इस काम को करता है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एज ए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर करता है। तो ये किसका काम रहता है, इलेक्शन कमीशन का। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो आपके 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन के होते हैं। एक तो चीफ होता है और 2 अदर ऐसे मेंबर होते हैं जो उनके नीचे काम करते हैं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं अदर मेंबर जो कि इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं। और इलेक्शन कमीशन 2 लेवल के होते हैं। आप सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल अलग अलग होते हैं। हर स्टेट में इलेक्शन कमीशन होता है और नेशनल लेवल का अलग इलेक्शन कमीशन होता है। इन सभी बातों के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, Which one of the following is the better way of carrying out the political party reforms a democratic country? अब इनमें ये क्या कह रहे हैं कि आपका लोकतांत्रिक देश है और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। अब ये क्या कह रहे हैं, लीगल चेंजेस यानी कि हम कानून के अकॉर्डिंग बदलाव करें, द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करें, द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेशन फॉर द रिफॉर्म्स। इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा, आपका सी ऑप्शन रहेगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में सुधार करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो जनता है वो अवेयर होनी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं क्या वो देश के लिए बेहतर काम कर रही हैं या नहीं। तो सबसे बड़ी शक्ति किसको माना जाता है, पीपल को माना जाता है। यानी कि देश के अंदर सबसे सुप्रीम कौन होते हैं, पीपल होते हैं, जनता होती है। और जनता के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। क्योंकि ये जो लीडर्स गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पीपल के। तो देश के अंदर अगर सबसे सुप्रीम पूछे ना कौन है, तो वो सबसे सुप्रीम कौन है, आपके पीपल या आपकी जनता सबसे सुप्रीम मानी जाती है। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव इन द मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। अब देखो कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, आपने लेनिन का नाम सुना होगा, 9th क्लास में आपने इन चीजों को क्या किया होगा, पढ़ा होगा। ये कह रहे हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो कि कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित रही है। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसके बारे में कि जो कार्ल मार्क्स हैं और लेनिन हैं वो आपके समाजवादी जो कॉन्सेप्ट था उस पर विचार करते थे। कहने का मतलब क्या है कि सोसाइटी के अंदर किसी एक व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं होगा। सभी चीजों पर कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। और कोई भी सुविधा अगर देनी है, पब्लिक को देनी है या जनता को देनी है, तो उस सुविधा को देने का काम कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो सारी जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास। अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसकी परवरिश, उसको पढ़ाने, उसको जॉब तक पहुंचाने का काम किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। तो ये जो आइडिया है वो इस आइडिया पर काम करने वाली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वन पार्टी सिस्टम। ये आप चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि कौन सी ऐसे देश है जिसके अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है और वो खुद अपने आप को क्या कहता है, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूं। अब इसमें से आपका आंसर रहेगा चाइना। क्या रहेगा, चाइना। कि चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। अगर चाइना के अंदर किसी को इलेक्शन लड़ने हैं तो पहले उस पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, तब आप क्या लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो क्या हम चाइना के अंदर यानी कि डेमोक्रेसी को परफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। तो कई बार ये बहस हो जाती है कि जो चाइना है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट चलती है जिसको सही नहीं माना जाता। आगे देखिए, from the ideas and teaching of which of these leaders does BSP draw inspirations। अब ये कह रहे हैं कि ये प्रेरणा, इस शब्द का मतलब क्या होता है, प्रेरणा। यानी कि जो बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी है वो किन लीडर्स की प्रेरणाओं के आधार पर उसका निर्माण हुआ है। अब इसमें शाहू महाराज है, महात्मा फुले है, रामास्वामी नायकर है और भीम राव रामजी अंबेडकर जी हैं। ये सभी व्यक्ति ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब क्या है, ये सारे के सारे जो बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अनटचेबल, SC ST इन पर काम करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, जिस पर काम करने वाले ये सभी व्यक्ति रहे हैं। शाहू महाराज, महात्मा फुले और अंबेडकर जी ने इनमें
काम किया है। तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी है। आपको पिछली वीडियो में जरूर देख लेना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कब फॉर्म हुई है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप पिछली वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अब देखो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं कि देश के अंदर सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको माना जाता है? ये माना जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। आपने जब चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया होगा, क्लास में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, तो सबसे पहले यही बात पढ़ी थी कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, मिलिट्री रूल है, इनमें से सबसे बेस्ट आज के टाइम में वर्ल्ड वाइड जो फॉलो की जाती है वो क्या है? डेमोक्रेसी है। आगे देखेंगे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच द फॉलोइंग स्टेट डज द शिवसेना एग्जिस्ट एज द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, कौन से क्षेत्र से बेहतरीन तरीके से काम करती है? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? महाराष्ट्र से ये बेहतरीन तरीके से क्या करती है? काम करती है। यानी कि इनका जो फॉर्मेशन है, काम करने का तरीका है, ये कहां से शुरुआत होती है? महाराष्ट्र से इस पॉलिटिकल पार्टी की क्या होती है? शुरुआत होती है। शिवसेना, शिवसेना एग्जिस्ट कहां करती है? ये महाराष्ट्र के अंदर बड़े लेवल पर इसने क्या किया है? इस पॉलिटिकल पार्टी ने काम किया है। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग एज द कॉलिजन, कॉलिजन गवर्नमेंट। कॉलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गठबंधन की सरकार। जब कई सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं? गवर्नमेंट बनाती है, दैट्स कॉल्ड कॉलिजन गवर्नमेंट। क्या कहलाती है? कॉलिजन गवर्नमेंट। अब ओनली टू पार्टीज फॉर्म द अलायंस। अब यहाँ पर ओनली शब्द आ गया, ओनली नहीं है कि सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर क्या करें? गवर्नमेंट बनाए, दैट्स कॉल्ड कॉलिजन। जरूरी नहीं है। सेवरल पार्टी कंपीट फॉर द पावर, यानी कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी पावर लेने के लिए क्या करे? कंपटीशन करे। देखो क्या है, आगे पढ़े। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द टू और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर। ये हो सकता है, लेकिन अगला ऑप्शन जरूर पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ के देखो। सेवरल पार्टी फॉर्म एन अलायंस एंड कंपीट फॉर द पावर। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? एक बार आप सोचे, विचारे और देखें क्या रहेगा। तो इसका आंसर आपका रहेगा 3। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द टू और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर। एक साथ आकर जब क्या है वो गवर्नमेंट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? गवर्नमेंट बनाती है, दैट्स कॉल्ड कॉलिजन गवर्नमेंट। वो क्या कहलाती हैं? कॉलिजन गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन के आप ऑप्शंस जब पढ़ेंगे ना, तो सभी ऑप्शन आपको ऐसे लगेंगे सही है। जहां पर ओनली शब्द आ जाता है, कभी भी वो आंसर नहीं हो सकता, ओनली शब्द आने वाला। अब यहाँ पर कंपीट फॉर पावर का मतलब क्या है? किसी पावर के लिए कंपटीशन करना। साथ में तो आ गए, लेकिन कंपटीशन कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये अलायंस बनाएंगे, फिर उसके बाद पावर में आएंगे। लेकिन ये होता है कि इलेक्शन होने के बाद अलायंस किया जाता है, इकट्ठा होते हैं और फिर क्या बनाते हैं? कॉलिजन की गवर्नमेंट बनाते हैं, यानी कि पहले इलेक्शन होते हैं। आगे उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एडवांटेजेस फॉर द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम किसको कहा जाता है? देखो क्या कह रहे हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम प्रोवाइड द लिमिट चॉइस टू द वोटर्स। यानी कि जिस देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, मल्टी पार्टी का मतलब क्या होता है? किसी देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दैट्स कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। ये कह रहे हैं कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो लिमिट करते हैं किसकी चॉइस को? कि वोटर जो वोट डालते हैं उनकी चॉइस को लिमिट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो जो वोटर्स होते हैं उनको बहुत सारे क्या मिलते हैं? ऑप्शंस मिलते हैं कि वो अपनी पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को क्या दे सके? वोट दे सके। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। देयर इज अ चांस ऑफ द कंफ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई झगड़े का मौका मिल जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रोवाइड द चॉइस टू द वोटर्स, वोटर्स को क्या करते हैं? चॉइस मिलती है कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो उनको ऑप्शन मिल जाता है कि हम किस पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट कास्ट कर सकते हैं।
इन मल्टी पार्टी सिस्टम रिकॉग्नाइज पार्टी गेट द रिप्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रोवाइड द चॉइस टू द वोटर्स। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी होने के कारण ऐसा होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या होती है, आपकी जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसमें आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसको चुनने के लिए, आपकी गवर्नमेंट को चुनने के लिए। अगला देखिए, नेम द पॉलिटिकल पार्टी दैट एमर्ज आउट द मास मूवमेंट, यानी कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताएं जो कि बड़े लेवल पर नेशनल लेवल तक जाने वाली पॉलिटिकल पार्टी रही है। तो ये है आपकी जनता दल। इनमें से बाकी ये सारी पार्टी क्या रही हैं, लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर इन पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया है, काम किया है। अगला देखिए, रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल पार्टी। अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इज वन दैट। अब ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमाया गया है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी किसको कहा जाता है। तो रिकॉग्नाइज जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको एक पहचान मिल जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी कौन सी कहलाती है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें से देखो, दिस रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो रजिस्टर्ड होती है, किसके पास रजिस्टर्ड होती है, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती है। इट गिविंग अ यूनिक इलेक्शन सिंबल। इसको क्या दिया जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको एक सिंबल दिया जाता है, निशान दिया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको नाम की बजाय सिंबल क्यों दिया जाता है, यानी कि सिंबल देने का उद्देश्य क्या होता है। सिंबल के बगैर भी काम चल सकता है, उसका नाम भी होता है, ये वाली बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, नाम भी तो हो सकते हैं, सिंबल क्यों दिया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे, गेट सम अदर फैसिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है, तब उसके बाद वो क्या कहलाती है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। तो ये है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी ऑप्शन रहने वाले हैं कि जो इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। अब ये दोबारा से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया है लेकिन थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं, अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इज, ये होती क्या है, यानी कि रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी किसको कहा जाता है, अ पार्टी दैट प्रेजेंट इन ओनली वन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कह रहे हैं कि अकेला सिर्फ एक ही फेडरल यूनिट पर काम करती है। फेडरल का मतलब आपने ओनली वन फेडरल यूनिट, आपने फेडरलिज्म सुना होगा, आपने सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल को आपने पढ़ा होगा। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही फेडरल लेवल होता है ऐसा। अ पार्टी दैट इज प्रेजेंट इन द सेवरल एंड ऑल यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन। अब ये कह रहे हैं कि एक जो पार्टी होती है उसमें बहुत सारे जो हिस्से देखने को मिलते हैं और सभी जो यूनिट्स हैं उनको भी ये क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। अ पार्टी दैट इज बेस्ड ऑन द रीजनल एंड द कॉमनल डाइवर्सिटीज। रीजनल का जिक्र हो गया यहाँ पर, रीजनल और कॉमनल डाइवर्सिटीज का मतलब होता है जो विभिन्नताएं हैं देश के अंदर, अलग अलग डाइवर्सिटीज पाई जाती है, उनको साथ में लेकर चलती हैं। अब ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है इसका आंसर हो, लेकिन आपको हमेशा सभी ऑप्शंस को पढ़ना है। देखो, अ पार्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विद ऑल प्रिविलेज एंड द फैसिलिटीज, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ उसको कहा जाएगा जिसको मान्यता मिलती है, किसके द्वारा मिलती है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिलती है। चाहे वो जनता में कितनी भी फेमस क्यों ना हो, कोई एक ग्रुप ऐसा इतना फेमस हो कि जनता उसको बहुत पसंद करती है, लेकिन जब तक वो इलेक्शन कमीशन में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराती, इलेक्शन कमीशन से अपना सिंबल नहीं लेती, कुछ फैसिलिटीज नहीं लेती, तब तक उसको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहा जाएगा। कोई भी ग्रुप समाज में ऐसा हो सकता है कि वो अच्छे लेवल पर काम कर रहा है लेकिन उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहा जा सकता जब तक किसका सहारा ना मिले, इलेक्शन कमीशन का सहारा ना मिले, यानी कि वहां पर उनसे परमिशन ना मिले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी के आपने 3 कंपोनेंट चैप्टर की शुरुआत में ही दूसरे पेज पर आपने पढ़ा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट होते हैं, तत्व होते हैं। तो इसमें से देखो, लीडर्स आपके सामने ऑप्शन है, फॉलोवर्स है, एक्टिव मेंबर्स हैं। तो इसमें से आपका
आपने देखा होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका क्या होता है, एक लीडर होता है। क्या होता है? लीडर, फॉलोवर होता है और एक्टिव मेंबर, ये सभी होते हैं। इनमें कौन शामिल नहीं होते? विमेन को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। तो लीडर्स, फॉलोवर्स और एक्टिव मेंबर। लीडर्स वो जैसे पीएम है, श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम है, उसके आसपास जो काम करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड एक्टिव मेंबर। अमित शाह का नाम एक्टिव मेंबर के रूप में लिया जा सकता है। और जो उनको वोट कास्ट करते हैं, वोट देते हैं, वो उनके क्या कहलाते हैं? फॉलोवर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री हैविंग द मल्टी पार्टी सिस्टम इज, यानी कि ऐसा देश का एग्जाम्पल है जिसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती है। ये आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ चुके हो। इसमें क्या रहेगा? इंडिया रहेगा। चाइना वन पार्टी, यूएसए वन टू पार्टी, यूनाइटेड किंगडम, यहां पर मैं लिख देती हूँ 2, 1 और 2 पार्टी सिस्टम यहां पर देखने को मिलते हैं। आगे देखें, द कंडीशन फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी इज, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो इसमें आपकी देखो क्या है, इट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज बनने के लिए उसके के पास कौन सी कंडीशन होनी जरूरी है। देखो, इट मस्ट बी सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। लोकसभा इलेक्शन में जब टोटल वोट होती हैं उसका कितना परसेंट उनके पास होना चाहिए? 6% उनका, उनके पास जैसे जितने भी वोटर होते हैं, वोट कास्ट करने वाले होते हैं, तो उनका 6% उनको मिलना चाहिए। फिर क्या करें? और असेंबली इलेक्शन इन द 4 स्टेट्स, यानी कि जो 4 स्टेट्स होती हैं उसमें 4 स्टेट्स में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहलाएगी? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। इट मस्ट विन द एट लिस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और या ऐसा होना चाहिए कि 4 सीट उसको, 543 सीट हम लोकसभा की पढ़ते हैं, उनमें से 4 सीट कम से कम इनके पास आनी चाहिए, तब वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगी। ये कंडीशन है। आगे, how many parties are needed in any democratic system to compete in the election and provide the fair chance for the competing party to come to power, यानी कि पावर में आने के लिए कोई भी देश के अंदर जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है वहां पर क्या होना चाहिए? देखो, आपके पास अगर ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? आप अगर देश के अंदर इलेक्शन वोट कास्ट करने में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपके पास एट लिस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। तो सबसे जरूरी है लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब एक ही पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। एट लिस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि 2 पॉलिटिकल पार्टी किसी भी देश में जरूरी होना है, होनी चाहिए अगर वो अपने आप को क्या कहता है? वो देश अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है। मोर देन 2 पार्टीज, 2 या 2 जरूर होनी चाहिए, 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, एटलीस्ट 3 पार्टीज। तो इसमें रहेगा आपका एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, एन एफिडेविट सिग्निफाइज, एफिडेविट किसको कहते हैं? एफिडेविट क्या होता है? अब ये आपके पास क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। साइन द डॉक्यूमेंट वेयर द पर्सन मेक अ स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज और हर एंटीसीडेंट। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है? अपनी शपथ लेने का काम करता है, तो उसको अपने जो आने वाले फ्यूचर होता है उसमें काम करने की बेहतर तरीके से, कि मैं काम करने वाला हूं इस तरीके से। अलो टू चेक द मैनेंस, मैनेंस का मतलब आप जैसे एक कानून बना होता है कि वो अपने दायरे में रहे। कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स होता है तो उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है, तो उसको अपने दायरे में रहना होता है। लीगल डॉक्यूमेंट टू डिक्लेयर द एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, और कोई भी लीडर होता है, इलेक्शन लड़ता है और काम करता है, तो उसको अपने जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती हैं उनके बारे में भी जानकारी देना होता है। तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कोई भी लीडर होता है जो पार्टिसिपेट करता है तो उनके सामने ये तीनों बातें होना क्या होती हैं? जरूरी होती हैं। देखो, when an alliance is formed when
अब ये आपके पास 4 ऑप्शंस है कि एक अलायंस कब बनती है, ये आ चुका है लेकिन तरीका चेंज कर दिया। अब इसमें आपका ऑप्शन क्या रहेगा, देखो क्या कहे, टू पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, 2 पार्टी मिलकर क्या बनाए, गवर्नमेंट बनाए, लग रहा है। देखो ऐसे लगता है जब आप पेपर में बैठे होते हो तो आपके पास कुछ क्या है, सोर्स नहीं होते कि आप इस ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करो कि ये वाला सही रहेगा, 2 में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो देखो क्या होता है, टू पार्टीज टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट, 2 पार्टी क्या करे मिलकर गवर्नमेंट बनाए, दैट्स कॉल्ड अलायंस, ये वाला। फिर देखो द स्टेट पार्टी एंड द नेशनल पार्टी टुगेदर फॉर्म द गवर्नमेंट और सम पार्टी ज्वाइन फॉर द पर्पस ऑफ द कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग द पावर। इसका आंसर रहेगा सम पार्टीज, यानी कि कुछ पार्टी एक साथ आती हैं, कंटेस्ट करती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं और किस में आने की कोशिश करती हैं, पावर में आने की कोशिश करती है। ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया गया है। आगे देखिए, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये है 7, मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमारे देश में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। तो ये कितनी है, मोर देन 750 पार्टीज हमारे देश में पाई जाती हैं। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी चीज को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। जैसे ये बीजेपी जो है वो अपने देश को, देशभक्ति को, अपने राष्ट्रीय जो आपका क्या है, राष्ट्र को बचाने की बातें करते हैं। तो इसमें कल्चरल नेशनलिज्म को बताया है, किसने बताया है, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने बताया है। तो इनका मोटिव बताया गया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनका मोटिव भी मैंने बताया है। आप पिछली क्लास में 1 शॉर्ट वीडियो में मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी का नाम, उसकी फॉर्मेशन और उसका मोटिव, ये तीनों चीजें बताई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती हैं, एक बार जरूर देखें। नेम द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन ऑफ इंडिया, अब इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, ये आपकी कांग्रेस रहने वाली है। ये रहा बी ऑप्शन, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसकी फॉर्मेशन होती है। तो आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी, इनमें से कौन सी नेशनल पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी आप अच्छे तरीके से जानते हो, कुछ देर पहले मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के बारे में बताया था, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के बारे में हम लगातार पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, क्या है, समाजवादी पार्टी, एसपी जिसको कहते हैं, समाजवादी पार्टी आपकी क्या नहीं है, आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। व्हाट इज साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द ऑफिसर रिगार्डिंग हर द पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई भी लीडर होता है इलेक्शन लड़ता है या फिर कोई भी मेंबर कैंडिडेट होता है इलेक्शन लड़ता है, तो इलेक्शन लड़ने से पहले सबसे पहले उसको अपना क्या देना पड़ता है, एफिडेविट। और एफिडेविट वो जानकारी होती है कि इलेक्शन लड़ने से पहले किसी व्यक्ति के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी क्वालिफिकेशन है, वो क्या सोसाइटी के अंदर किस तरह का उसका जो रिकॉर्ड है, जैसे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इस तरह की बातें एफिडेविट के अंदर होती हैं। तो आगे देखें, हु इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन रहे हैं, काशीराम इनके फाउंडर रहे हैं। ये आप पढ़ चुके हो और मैं आपको बता चुकी हूँ, काशीराम इसके क्या रहे हैं, फाउंडर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन लगातार चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं हो सकता है कि कोई बड़ा चैप्टर हो तो 100 क्वेश्चन भी आपको दे सकती हूँ, लेकिन आपको एंथुजियाज्म दिखाना पड़ेगा, जोश दिखाना पड़ेगा कि यस मैम हम 80 के आसपास जाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। 80 का मतलब आउट ऑफ 100 नहीं कह रही मैं, 80 आउट ऑफ 80 कह रही हूँ, यानी कि हम 100 के पास जाना चाहते हैं। तो देखो, व्हाट इज द गाइडिंग फिलोसफी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ये थोड़ा सा दोबारा आ गया है, इसका रहेगा आंसर कल्चरल नेशनलिज्म, इसका आंसर रहने वाला है।
नहीं, ये थोड़ा सा दोबारा देखें, वही बात मैं फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ, ऑप्शंस को हमेशा दोबारा पढ़ना चाहिए। वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड द मॉडर्न इंडिया, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी होती है वो मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है, अपना जो कल्चर है उसको साथ में लेकर। और इसका उद्देश्य है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहती है। बार बार जो लोकसभा होती है उसमें इसका प्रपोजल आता है। आगे कल्चरल नेशनलिज्म और ऑल ऑफ द अबव। अब हमेशा इसीलिए कह रही हूं, मैंने भी नहीं देखा, मैंने इस ऑप्शन को देखा और तुरंत बताया, ये तुम्हारे साथ सामने ये एग्जांपल है। तो आप ये इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप बेटे अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि कोई भी चैप्टर आप एक बार डिटेल में उसको पढ़ें, उसका वन शॉट वीडियो जरूर देखें और उसके बाद इस एमसीक्यू सीरीज को लगाकर देखें कि क्या आप इसको बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं। और लास्ट में अब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, ये जो 30 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, आपने कितने सॉल्व किए? आप 3 कर पाए, 3 कर पाए,